Okay, we are going to start the lecture of biomass energy number 5, and this is the final lecture of biomass energy. Biomass cogeneration. So cogeneration is defined as the sequential generation of two different forms of useful energy from a single primary energy source. कि एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स से ठीक है, एक यूजफुल एनर्जी जो है वो बनाई जाती है, लेकिन दो जो हैं वो जनरेशन जो हैं वो दो डिफरेंट एनर्जीज को कंबाइन करते हैं उसको। ठीक है, टिपिकली मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, इन दो एनर्जीज को, ठीक है, इनकी जनरेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजफुल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव एन अल्टरनेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एनर्जी से जो है वो अल्टरनेटर चलाया जाता है और अल्टरनेटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल एनर्जी कैन बी यूज इधर फॉर डायरेक्ट प्रोसेस, या तो इसको डायरेक्ट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर लें, कंबस्शन के लिए, जलाने के लिए, या प्रोड्यूसिंग स्टीम, या इसको स्टीम के लिए इस्तेमाल करें और फर्दर फिर स्टीम से जो भी हम काम या एप्लीकेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। सो को जनरेशन क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इसका फ़ायदा ये है कि ये इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन करता है। मतलब इसके अंदर टिपिकली उस तरीके से नहीं होता कि डायरेक्टली जो है वो फॉसिल फ्यूल्स इन्वॉल्व हों और सिंगल एक ही प्राइमरी एनर्जी इन्वॉल्व हो। उसका नुकसान ये है कि वो टोटली जो है इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। इसमें निस्बतन कम जो है वो को जनरेशन में निस्बतन कम अखराज होता है, और नॉर्मली ये को जनरेशन जो हैं वो डिफरेंट दो टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर और एक बना लिया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो जनरेट्स पावर फॉर इन हाउस कंजप्शन, घरों के इस्तेमाल के लिए, अर्न्स एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो उसको सेल करके उससे रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट किया जा सकता है। So the main equipment required for biogas based cogeneration projects comprises high temperature high pressure biogas fired boilers। तो ये जो बे गैस जो ये बच जाता है गन्ने का, जो लेफ्ट ओवर होता है जब गन्ने का रस निकाल लिया जाता है, तो रस निकालने के बाद शुगर केन के जो भी मटेरियल बचता है, रिमेन्स बचती हैं, रेजिड्यूज बचती हैं, उनको बे गैस कहते हैं। और उनके जो बॉयलर्स होते हैं वो फायर्ड बॉयलर्स होते हैं, उनको जलाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उससे क्या होता है कि स्टीम टरबाइन जो है वो चलता है और उस स्टीम टरबाइन से आफ्टर दैट अ ग्रिड इंटरफेसिंग सिस्टम होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है और ग्रिड के अंदर जो है उसको सप्लाई किया जाता है। Experience shows that when steam generation temperature pressure is increased from 400 degree centigrade 32 bar to 485 डिग्री सेंटीग्रेड 66 बार। तो ये एक्सपीरियंस क्या बता रहा है कि अगर स्टीम जनरेशन हो और टेम्परेचर प्रेशर उसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड 32 बार से 485 डिग्री सेंटीग्रेड 66 बार पे जाएं, तो मोर देन 80 किलोवाट आवर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम ईच टन ऑफ द कैन क्रश्ड। मतलब एक टन गन्ने के वो जो बायोगैस मटेरियल से, क्रश्ड मटेरियल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड 32 बार से अगर 485 डिग्री सेंटीग्रेड 66 बार पे चले जाएं, तो 80 किलोवाट आवर मोर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर से और प्रेशर बढ़ाने से इतना फायदा हो जाता है। एडिशनल पावर जनरेशन विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए टिपिकल 2500 TCD शुगर मिल्स इज टेबुलेटेड इन टेबल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो स्टीम के प्रेशर्स हैं और डिफरेंट स्टीम के प्रेशर से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी मेगावाट के अंदर भी हम देख सकते हैं क्या क्या हैं, और जो इन हाउस कंजप्शन है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो कंजप्शन है मेगावाट में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अगर कितनी बढ़ रही है, तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। वो सारा हम इसमें देख सकते हैं कैसे 21 बार 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम 85 बार 510 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, तो 2 मेगावाट से डायरेक्टली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को 17 मेगावाट में। और इन हाउस कंजप्शन जो है वो शुगर मिल की अपनी भी होती है, वो 2.5 से 6 जो है वो इन हाउस कंजप्शन होगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि सरप्लस एनर्जी 11 बचेगी, लेकिन अगर हम उसको इस प्रेशर पे रखेंगे तो ध्यान में रखें कि ये -0.5 सरप्लस होगी,
तो सरप्लस एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होगी। ठीक है, जो ध्यान में रखेंगे। और 85 बार 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास सरप्लस एनर्जी जो है वो 11 मेगावाट होगी। व्हाट इज द केस स्टडी हियर? अ प्रोग्रेसिव शुगर मिल इन यूपी, ये एक इंडियन केस स्टडी है उत्तर प्रदेश की, जिसमें क्रशिंग है 11,000 टन ऑफ केन पर डे। ये हम लोकल भी केस स्टडी देख सकते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा शुगर मिल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं, तो उनकी केस स्टडीज़ भी हमें मिल सकती हैं। तो 11,000 टन्स ऑफ केन पर डे इज डिप्लॉयड एट 87 बार 525 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देख रहे हैं कि जो बड़ी शुगर मिल्स हैं वो तकरीबन 10 से 11,000 टन पर केन जो है, जो क्रशर जो है उनका जो बैगैस है वो एक दिन में जो है डिप्लॉयड करते हैं 525 डिग्री सेंटीग्रेड और 87 बार पे स्ट्रीम कॉन्फ़िगरेशन पे। सो जनरेट क्या होती है, को जनरेशन होती है तकरीबन 18 मेगावाट ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो उसकी इंडस्ट्री की अपनी है उसको भी वो कंजप्शन कर लेता है, और उसके अलावा तकरीबन तकरीबन इस सेंटीग्रेड पर 525 डिग्री सेंटीग्रेड पर 11,000 टन जो इंडस्ट्री में जो बै गैस बचती है, जो उसके बाद 18 मेगावाट जो सरप्लस एनर्जी है वो उससे जनरेट की जा सकती है। द एग्जिस्टिंग 430 शुगर मिल्स हैव एन एस्टिमेटेड कोजनरेशन पावर ऑफ पोटेंशियल 5,000 मेगावाट। जो ऑलरेडी अवेलेबल होंगी उसके अंदर तकरीबन ये 430 शुगर मिल्स जो हैं वो 5,000 मेगावाट जो है वो दे रही हैं। अराउंड 491 मेगावाट ऑफ सच पावर प्लांट्स हैव ऑलरेडी बीन कमीशन अप टू 31/12/05 एंड मोर इज अंडर कंसिडरेशन। 2005 तक 491 मेगावाट जो है पावर प्लांट से उनको कमीशन कर दिया गया है बेहतर अंदाज से, और उसके अलावा और बहुत सारी जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अच्छा, कोजनरेशन प्लांट इन राइस मिल्स में क्या हो सकते हैं? हस्क प्रोड्यूस्ड इज इफेक्टिवली, जो राइस की रिमेन्स हैं, जो राइस जब निकल जाता है, जो उसके पीछे जो उसकी पुतलियां बचती हैं, जो लकड़ी की छोटे छोटे से पुल्प सी होती हैं, उनको हस्क कहते हैं, राइस हस्क। प्रोड्यूस इज इफेक्टिवली यूटिलाइज फॉर स्टीम प्रोडक्शन, जो उनसे जो हस्क बनते हैं राइस हस्क, उससे स्टीम प्रोडक्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। विच इज़ यूज फॉर बोथ प्रोसेस एंड पावर जनरेशन, उसको फिर जो है वो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोसेस के लिए भी और पावर जनरेशन के लिए। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइस हस्क एज फ्यूल आर गिवन इन टेबल वेयर द फिगर शोज परसेंटेज बाय वेट। तो ये परसेंटेज बाय वेट के हिसाब से जो फ्यूल है, फ्यूल के हिसाब से वो इसमें अवेलेबल है कि कौन कौन से जो फ्यूल्स हैं उसमें अवेलेबल होते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की, सल्फर की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर और ऐश, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ राइस हस्क वेरीज फ्रॉम इस वैल्यू 52637 टू 3355 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिपेंडेंट ऑन वैरायटी। और जो फ्लूडाइज्ड बेड कंबस्टन एफबीसी बॉयलर वो यूज किया जाता है कंप्लीट कंबस्टन के लिए। स्टीम फ्रॉम द बॉयलर 600 किलोग्राम पर आवर इज फेड टू द बैग फॉर प्रेशर टर्बाइन coupled with a 350 kilowatt electric generator. Input steam conditions are 6,000 kilogram per hour having pressure 32 atmospheric at 400 degree centigrade. तो इस तरीके से जो को जनरेशन का प्लांट है उसको मतलब वर्किंग में लेके आते हैं राइस मिल के लिए। अच्छा, इसके अंदर अब ये देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो कैसे है कि हस्क फायर जो प्लांट है वो यहाँ पर है, फ्लैट बेड बॉयलर, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस जगह पर यहाँ तक जो मेन पॉइंट्स है इस बॉयलर तक पहुँचने के लिए तो क्या किया जाता है कि एयर को प्री हीटर यहाँ से करके डायरेक्टली एयर हीटर, और यहाँ से जो है ना एयर दी जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो पर किलोग्राम और पर आवर के हिसाब से वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ड्राइंग, पर बॉइलिंग, सोकिंग, पैडी इनपुट यहाँ से ऐड की जाती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है वो ये यहाँ से जो वाटर बचता है इनका वो हम दे देते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। और ड्राइंग के बाद ये जो आउटपुट है यहाँ से ये आ जाती है इस राइस मिल की तरफ, जो कि बॉइल्ड एंड ग्राउंड राइस बन जाता है उसका।
ठीक है, और साथ में जो हस्क है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है, क्योंकि ये जो राइस हैं वो पहले एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हस्क बचती है उसकी, उसको डायरेक्टली फीड किया जाता है थ्रू दिस हस्क फायर्ड एफबीसी बॉयलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ से इस बॉयलर से फिर जो है इसकी जो आउटपुट है वो हम देख रहे हैं कि 6000 किलोग्राम पर आवर 32 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको टरबाइन को वर्क किया चलाई जाती है। और ये जो टरबाइन है इसके साथ जनरेटर लगा होता है जो कि 350 किलोवाट की जो पावर है वो दे रहा होता है। और जो टरबाइन की जो आउटपुट है डायरेक्टली, क्योंकि मैकेनिकल वर्क है, और इस मैकेनिकल वर्क से यहाँ पर ये डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं फॉर दी राइस के चावलों के, उसको ड्राइंग, पैराबॉइलिंग और सोकिंग करने के लिए वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, एक्सेस स्टीम जो है वो यहाँ से निकलती है पर बॉइलिंग से, वो हम देख रहे हैं एयर हीटर पे चली जाती है। और यहाँ से भी जो एक्सेस स्टीम है वो उसको डीएक्टिवेट करके, जिसको 3000 किलोग्राम पर आवर वाटर के साथ मिक्स करके फिर उसको यहाँ पर जो हस्क फायर एफपीसी बॉयलर है उसको दिया जाता है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि स्टीम प्रेशर आफ्टर एक्सपेंडिंग इन टरबाइन 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूटिलाइज फॉर 3 प्रोसेस। इसमें जो 3 प्रोसेसेस हैं जैसे कि यहाँ बताया गया है, वो हैं कि एक प्रोसेस सोकिंग का है, गीला करना, उसको बॉइलिंग करना और ड्राइंग करना, ये सारे प्रोसीजर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अच्छा, प्रेशराइज ड्यूरेटर सप्लाइज वाटर एट 6000 किलोग्राम पर आवर टू द बॉयलर, कि जो यहाँ पर ये प्रेशराइज जो डीएक्टिवेटर लगा हुआ है ये जो है वो प्रोवाइड करता है तकरीबन 6000 किलोग्राम पर आवर बॉयलर को। और जो ये जो डीएक्टिवेटर लगा हुआ है ये एक डिवाइस होती है जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करती है और दूसरी किस्म जो दूसरी जितनी भी गैसेस होती हैं उन सबको रिमूव करती है लिक्विड में से, ठीक है, और जो भी कंपाउंड होता है। अच्छा, उसके बाद 3000 किलोग्राम पर आवर ऑफ हॉट वाटर रिसीव्ड फ्रॉम टरबाइन एग्जॉस्ट आफ्टर द ड्राइंग प्रोसेस। तकरीबन ये जो 3000 किलोग्राम पर आवर ये हॉट वाटर जो है वो रिसीव्ड होता है टरबाइन एग्जॉस्ट से, ये जो टरबाइन लगी हुई है यहाँ से। 50 टन बैच कैपेसिटी राइस मिल जनरेट 350 किलोवाट फ्रॉम राइस हस्क। अच्छा, 350 किलोवाट का जो जनरेटर है वो यहाँ पर अवेलेबल है और 50 टन जो है वो इसकी कैपेसिटी है। जो इस तरह का जो राइस हस्क जो प्लांट लगा होता है उसके लिए जो जनरेट कर सकती है, और 50 टन का जो है ना वो बैच होता है राइस हस्क का। और ये क्या करता है, विच नॉर्मली डम्प्ड एंड वेस्टेड, जो नॉर्मली जिसको डम्प्ड एंड वेस्ट कर दिया जाता है अगर हम इसको राइस हस्क को इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, तो राइस हस्क को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। एट प्रेजेंट 47% राइस हस्क इज यूज एज एनर्जी सोर्स, तकरीबन 47% राइस हस्क को जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एथेनॉल फ्रॉम बायोमास। So ethanol is ethyl alcohol C2H5OH, एक colorless flammable liquid alcohol जिसको हम कहते हैं। It is a renewable energy source which can substitute petroleum products। इसको हम petroleum products के अंदर मिक्स करके और प्योरली जो पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बायोमास मटेरियल्स, जिसमें शुगर, स्टार्च और सेलुलोज होते हैं। द बेस्ट नोन फीड स्टॉक अंडर 3 कैटेगरीज आर, इसमें जो सबसे बेस्ट हैं जो एथेनॉल को बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है शुगर, इसमें शुगर केन, शुगर बीट में चुकंदर, स्वीट शोरगम और ग्रेप्स और मोल्लेस। स्वीट शोरगम ये ज्वार है, और जो स्टार्च के जो डिफरेंट जो अवेलेबल हैं मटेरियल उसमें मेज़ है, वीट है, बार्ले है, पोटैटोज है, कसावा, राइस। सेलुलोज जो हैं उसमें वुड, स्ट्रॉ, क्योंकि सेलुलोज जो हैं वो प्लांट्स के में से ये एक्सट्रैक्ट होता है, स्टेम्स ऑफ ग्रासेस, बैम्बू, शुगर केन बेगैस। और एथेनॉल प्रोडक्शन बायोमास से कैसे होती है कि एक नेचुरल शुगर्स और ये हैं, स्टार्च जो है वो सेकंड नंबर पे अवेलेबल है, थर्ड पे ग्लूकोज है। अच्छा, डायरेक्टली शुगर को हम फर्मेंटेशन करके 10% एथेनॉल बना सकते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फर्दर 95% एथेनॉल हाइड्रोसिस कमर्शियल एथेनॉल बनाई जा सकती है। उसके बाद स्पेशल डिस्टिलेशन करके 99.7 एनहाइड्रोस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्रॉम विद पेट्रोल, जिसको हम पेट्रोल के साथ ऐड कर सकते हैं। और स्टार्च के लिए हाइड्रोलिसिस का अमल किया जाता है
और सेलुलोज में जो है वो हाइड्रोलिसिस का जो अमल है वो डिफ़िकल्ट है। और फिर इन दोनों को अमल करने के बाद डायरेक्टली जो है वो शुगर की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि इनसे एक्सट्रैक्ट की जाती है शुगर, और शुगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर वही जो प्रोसीजर है फर्मेंटेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्पेशल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। एथेनॉल को जो है वो फ्यूल के तौर पे कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है। इन द यूएसए एनहाइड्रस एथेनॉल जो कि 10% अभी हमने देखा है कि लास्ट स्लाइड में, उसको हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ, जो कि 90% पेट्रोल होता है, 10% जो है वो एथेनॉल होती है, टू प्रोड्यूस गैस होल, ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स विदाउट एनी इंजन मॉडिफिकेशन। अच्छा, अगर हम इसमें ये जो एथेनॉल है ये ऐड कर रहे हैं और पेट्रोल के साथ, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें किसी किस्म का भी कोई भी इंजन मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल इंजन है, आईसी इंजन है, जो इंटरनल कंबस्शन गाड़ियों के इंजन है, उसमें जस्ट ये 10% एथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे विद 90% पेट्रोल और यूज कर लेंगे एज जो गैसोहोल है, जो कि सब्स्टिट्यूट होगा प्योर पेट्रोल का। ब्राजील के अंदर क्या है कि द लीडर इन एथेनॉल प्रोडक्शन enhanced ethanol doping to 25 to 26% with petrol to ride over the soaring oil prices। ये जो ऑयल प्राइसेस की जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से ब्राज़ील जो है वो लीडर है और वो 25 से 26% जो है वो एथेनॉल को मिक्स करता है। उनके पास टेक्नोलॉजी है पेट्रोल के साथ, ताकि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो इफेक्ट ना पड़े। मोलासिस इज अ रेजिड्यू ऑफ शुगर फैक्ट्री। जो शुगर फैक्ट्री के अंदर जो मोलासिस है, ये एक रेजिड्यू होता है, उसका रिमेन्स बच जाती हैं, फ्रॉम विच बैलेंस तकरीबन ये आई थिंक कुछ मिसिंग है, 1640 टू 17% है कुछ, कि शुगर कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कन्वेंशनल मेथड। अच्छा, इसमें ये बात की जा रही है कि 17% शुगर कैन नॉट बी ऑब्टेन, तकरीबन 17% जो है ना वो शुगर जो है वो ऑब्टेन नहीं की जा सकती जो टोटल मटेरियल होता है उसमें से, बट मोरलेस आर फर्मेंटेड विद द यीस्ट। तो ये जो रिमेन्स होती हैं उसको फर्मेंटेड किया जाता है यीस्ट के साथ, और अल्कोहल इज सेपरेटेड इन ए डिस्टिलेशन कॉलम। तो क्या करते हैं, फर्दर जो अल्कोहल है उसको सेपरेट कर लिया जाता है डिस्टिलेशन कॉलम से, जो कि इसमें ऑलरेडी कोई शुगर मौजूद होती है इस रिमेन्स के अंदर। तो इट्स ethanol yield is 6 times higher if the sugarcane juice is directly fermented instead of molasses। अगर मोरेलस जो शुगर की जो रिमेन्स होती हैं, रेजिड्यू होती हैं शुगर फैक्ट्री की, उसको अगर हम ना यूज करें और जो शुगर केन का जो जूस है उसको डायरेक्टली अगर हम फर्मेंट कर लें, तो वो 6 टाइम्स ज्यादा यील्ड रखता है, 6 टाइम्स ज्यादा, 6 टाइम्स ज्यादा यील्ड होती है, या उसकी यूं कह लें कि क्वालिटी होती है कि हम उससे ज्यादा जो है वो फर्मेंट करके और ज्यादा जो क्या हासिल कर सकेंगे, एथेनॉल। 1 ton of sugar cane with sugar content of 13% yield about 70 liter of ethanol through direct fermentation of juice। तो डायरेक्ट फर्मेंटेशन ऑफ जूस से 70 लीटर जूस से तकरीबन 13% जो है वो जिस शुगर कंटेंट होता है जिसके अंदर, 1 टन ऑफ शुगर केन, मतलब 1 टन शुगर केन में जिसका शुगर कंटेंट 13% हो, वो तकरीबन 70 लीटर ऑफ एथेनॉल जो है वो डायरेक्ट हम हासिल कर सकते हैं विद द फर्मेंटेशन ऑफ जूस। तो शुगर कंटेंट इन मोलेस इज ओनली 2%। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मोलेस है, जो रिमेन्स हैं रेजिड्यू, उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 2% जो है वो कंटेंट उसका अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब है कि जूस का जो शुगर केन का जूस है उससे ज़्यादा तादाद में या ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इथेनॉल। बायोडीजल। बायोडीजल इज द नेम ऑफ डीजल फ्यूल मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। ठीक है, जो बायोडीजल का मतलब ये हुआ कि ऐसा डीजल बनाया जाए, फ्यूल बनाया जाए, जो कि वेजिटेबल ऑयल से या एनिमल फैट से एक्सट्रैक्ट किया जाए। द मोनिस्टर्स प्रोड्यूस बाय ट्रांस एस्ट्रीफाइंग वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम कह सकते हैं कि बायोडीजल है। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसके अंदर ये मौजूद होती हैं चीज़ें, ठीक है, ट्रांस एस्ट्रीफाइंग, जो कि मोनिस्टर जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको हम बाद में बायोडीजल का नाम देते हैं। तो कुछ फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और वेजिटेबल ऑयल जो है वो बन जाता है, उसको बायोडीजल कहते हैं। हैविंग लो फ्यूल विस्कोसिटी विद हाई ऑक्टेन नंबर एंड हीटिंग वैल्यू। उसकी जो विस्कोसिटी है वो लो होती है फ्यूल के हिसाब से, लेकिन उसको जो ऑक्टेन नंबर है और जो हीटिंग वैल्यू है वो हाई होती है। Endurance tests show that biodiesel can be adopted as an alternative fuel for existing diesel engines without modifications। जो ये टेस्ट हैं इनके ऑयल्स के, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं
कि ये जो बायोडीजल है इसको ऑलरेडी जो है इंजन्स में, डीजल इंजन में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए किसी किस्म की भी हमें जो चेंजेस है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इन यूरोप एंड यूएसए edible vegetable oil like sunflower, groundnut, soybean, cotton seed etc. are used to produce biodiesel। तो ये जितने भी हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन और कॉटन सीड, इनसे जो है वो बायोडीजल जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। The concept date back to 1885 when Dr. Rudolf Diesel developed the first diesel engine to run the vegetable oil। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो डॉक्टर रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का जो है 1885 में दिया था। In recent past, the use of bio oil as an alternative renewable fuel to compete with the petroleum was proposed during 1980। और 1980 के अंदर जो कंसेप्ट आया था कि किसी तरीके से ये जो रिन्यूएबल फ्यूल है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल से, उसको हम एज फॉर बायो ऑयल या बायो फ्यूल या बायो डीजल या बायो पेट्रोल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट जो है वो 1980 से ओरिजिनेट हुआ। और इसके अलावा द एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल एज इंजन फ्यूल आर के बायोडिग्रेडेबल एंड प्रोड्यूसेस 80% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 100% लेस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। रिन्यूएबल है, ये हायर ऑक्टेन नंबर है, कैन बी यूज एज अ नीड फ्यूल, 100% बायोडीजल और मिक्सड इन एनी रेशियो विद पेट्रोडीजल। So can be used as a neat fuel, 100% biodiesel or mixed in any ratio with petrodiesel और हैज अ हायर फ्लैश पॉइंट। तो हायर फ्लैश पॉइंट इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो फ्लैश पॉइंट है ये एक वोलेटाइल मटेरियल होता है जिसमें इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर इग्नाइट, के उसके जो वेपर्स हैं उसको हम ऐसे टेम्परेचर पर, लोवेस्ट टेम्परेचर पर उसको हम इग्नाइट कर सकें। Shell Oil Company started selling petrol containing 10% cellulosic ethanol in Ottawa। कनाडा के अंदर जो है वो शेल की जो ऑयल कंपनी है वो 10% जो है वो एथेनॉल को यूज कर रहा है, मतलब ब्लेंड करके पेट्रोल बेच रहे हैं। बायोफाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम व्हीट स्ट्रॉ। Logens process converts biomass into cellulosic ethanol using a combination of thermal, chemical and biochemical techniques। तो ये हम देख रहे हैं कि जो बायोफ्यूल है उसको हम व्हीट स्ट्रॉ जो है उससे भी हम कह लें कि बना सकते हैं बायोफ्यूल से। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के थ्रू हम बायोमास जो है उसको एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं कंबशन ऑफ थर्मल, केमिकल एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के हिसाब से। तो इसका एक प्रोसेस है लॉजेंस का, वो कन्वर्ट करता है इसको, और इसको हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू एथेनॉल फ्रॉम स्टार जो है वो बनती है। और इसके अंदर सेलुलोज जो अवेलेबल होते हैं उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है एथेनॉल के अंदर। द यील्ड ऑफ सेलुलोटिक एथेनॉल इज 340 लीटर्स पर टन ऑफ फाइबर। Lignin is the plant fiber is used to drive the process by generating steam and electricity, thus eliminating the need of coal or natural gas। प्लांट फाइबर के अंदर जो लिग्निन हैं वो अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं थ्रू सम प्रोसेस और जनरेटिंग स्टीम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट होती है। Cellulosic ethanol is identical to ethanol but produces up to 90% less carbon dioxide than petrol। अच्छा, फ्यूचर ऑफ बायोमास एनर्जी एंड ग्लोबल सीन क्या है कि यूज ऑफ बायोमास इज ग्रोइंग ग्लोबली। दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न बायोमास हैज पोटेंशियल टू पेनिट्रेट इन 4 सेगमेंट्स। जो मॉडर्न बायोमास है उसमें पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर अवेलेबल हैं और वो हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। प्रोसेस हीट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल जनरेटिंग बायोमास वेस्ट, कुकिंग एनर्जी इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर विद लिक्विड फ्यूल्स। ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इन यूएस 45 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम बायोमास एंड 4 बिलियन गैलन ऑफ एथेनॉल इज यूज्ड इन व्हीकल्स। तो ये देखें कि अमेरिका के अंदर जो है वो 45 बिलियन जो किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जा रही है बायोमास से, और 4 बिलियन गैलन जो है वो एथेनॉल जो है वो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमास सपोर्ट्स 66,000 जॉब्स इन द यूएस। In Sweden, biomass and peat contribute 12% of total energy, while in Australia, this figure is 13%. Worldwide biomass contribution 14% of total energy.
and it is 38% in developing countries, especially in rural sector. रूरल सेक्टर में बायोमास का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं? बायोमास एनर्जी brings several environmental benefits: reduced air and water pollution, इंक्रीज सॉइल क्वालिटी। खाद है बायोमास से जो बच जाती है, रेजिड्यूज जो अक्सर इस्तेमाल के बाद, तो वो खाद होती है और उससे जो है सॉइल क्वालिटी, मट्टी की जो क्वालिटी वो बेहतर हो रही है। रिड्यूस एरोजन एंड improves wildlife habitats. Biomass used for energy reduce carbon dioxide emission by 90% compared with fossil fuel. Water pollution is reduced as little fertilizers and pesticides are used to grow energy crops. क्योंकि कम यूज किए जा रहे हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो स्प्रेज हैं। प्लांटिंग popular trees in buffers along waterways, runoff from cornfield is captured, making stream cleaners. Biomass crops create better wildlife habitats than food crops, being native plants which attracts bird and small mammals. In addition to above, biomass offers economic and energy security benefits. By growing our fuel at home, oil imports is reduced and farmer gets money for their products. तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स इन्वायरमेंटल जो हैं वो अवेलेबल हैं और दुनिया में इसके इन्वायरमेंट्स जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर रही है और यूटिलाइज कर रही है थ्रू बायोगैस एनर्जी।